हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट सीडीपी का वन लीनियर क्वेश्चंस। वन लीनियर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्विक रिवीजन होता है। अब सीडीपी पे हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है पेडागॉजी में। अब पेडागॉजी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं जिसमें हम लाइनर वन लीनियर क्वेश्चन जो है वो हम लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैच्योर और प्री मैच्योर क्वालिटी क्या होती है या एज क्या होती है। यहाँ पर आपको किशोरावस्था ये वर्ड याद रखना है। ये जो वर्ड है किशोरावस्था ये 12 से 18 वर्ष का होता है और ऑप्शन में आपको यहाँ पर 11 से 18 या 12 से 17 ये आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देगा। तो 11 से 18 और 12 से 18 में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 12 से 18। अब अगर इस क्वेश्चन में आगे चले, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक वो होता है खेल का मैदान। जब हम बच्चों को कुछ भी क्लास में पढ़ाते हैं, आप देखिए टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर में क्या होता है, टीचर की क्वालिटी क्या होती है, वो जो क्लास में पढ़ा रहा होता है उसको प्रैक्टिकली नॉलेज भी बच्चों को दे। तो बाल विकास किसी भी बच्चे के विकास के लिए सर्वाधिक जो प्रेरित करने वाला घटक होता है वो होता है आपका खेल का मैदान। खेल के मैदान में जब हम उनको ले जाते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो किस सप्ताह से शुरू होती है? ये होती है आपकी 16 सप्ताह से। 3 महीने तक जो बेबी होता है, जो गर्भ में होता है बच्चा, वो सांस लेने की प्रक्रिया शुरुआत नहीं होती, उसके अंगों की शुरुआत होती है। उसके जो अंग होते हैं वो बनना चालू होते हैं। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप नोट करते जाइएगा, इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के लिंक में दे दी जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था बच्चों की बहुत छोटी अवस्था, जब वो चलना और बोलना सीखते हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था। अब शैशवावस्था में कोई भी बच्चा चिंतन प्रक्रिया तो नहीं करेगा ना, उसको इसकी चिंता नहीं होगी कि मेरा भविष्य क्या है, आज मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शैशवावस्था में जो विशेषता नहीं है वो है चिंतन प्रक्रिया। अगला है क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के विकास के क्षेत्र में शोध के लिए किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? मेन इसका मोटो ये है, वो है नैतिक सिद्धांत। ठीक है, नैतिक सिद्धांत के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। अब सभी पक्षों का क्या होता है? सभी पक्षों का जो उसकी गुणवत्ता है, किसी भी विद्यार्थी के सभी पक्ष, उसका खेल में दिमाग कैसा लगता है, उसका पढ़ाई में दिमाग कैसा लगता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास करना है और सामाजिक विकास के लिए क्या चाहिए? विद्यार्थी का जो नेचर है, जो उसके गुण है, वो अध्यापक को पहचानने होते हैं। अब सामाजिक विकास में अगर अध्यापक एक विद्यार्थी के सारे पक्ष जान लेता है तो उसको पढ़ाने और उसको समझाने या उसके नैतिक और सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा सहायता होती है। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? अब किशोरावस्था जो 12 से 18 दिन में पढ़ी, तो 12 से 18 के बीच में ये जो वर्ष होते हैं 12 से 18 किसी भी बच्चे के, उसमें उनकी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं? संवेगात्मक समस्याएं, उसके आगे आने वाले फ्यूचर की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं,
दाढ़ी मूछें आना, बाल आना, ठीक है। ये जो समस्याएं होती हैं कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, वो डर जाते हैं। कई सारे शारीरिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा अपनी मानसिक स्थिति भी खो देता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो मेन समस्याएं हैं किशोरावस्था की, वो शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक समस्याएं और समायोजन की समस्याएं। समायोजन, ये वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। समायोजन का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर के चलना। सबको साथ लेकर के नहीं चल पाते बच्चे, उनको लगता है ये मेरा है तो कोई भी चीज है वो मेरी ही है। तो समायोजन की समस्याएं, ये समस्याएं किशोरावस्था में ज्यादा आती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने अभी बताया सामाजिकरण, नैतिक के साथ सामाजिकरण। तो सामाजिकरण ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी बालक, कोई भी बच्चा अपने परिवार के साथ समाज में घुल मिल कर रहे। उसके लिए सबसे पहला व्यवहार क्या होता है, सामाजिकरण। ये व्यवहार उसका अध्यापक भी उसको सिखाता है। जब अध्यापक सारे पक्ष जान लेता है तो उस बच्चे को सामाजिकरण की तरफ अग्रसर करता है। और ये सामाजिकरण, इसका आंसर होगा प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। अब आयु समूह के लिए, आयु समूह का मतलब एक पर्टिकुलर आयु, वो शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था भी हो सकती है और वृद्धावस्था भी हो सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। एरिक्सन ने जो 8 प्रमुख अवस्थाएं दी हैं वो है जन्म से मृत्यु तक। यहाँ पर शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक की बात की गई है। जन्म से मृत्यु तक की जो 8 अवस्थाएं दी हैं किसने दी है, एरिक्सन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे। देखिए सारे के सारे एरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे प्रमुख है आपके लिए। ये शब्द जरूर याद रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं या अवस्थाएं, ये 4 बताई गई हैं। कहीं कहीं बच्चों ने 5 और 6, ये सी टेट में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 और 6 में टिक लगा करके आए बच्चे, बहुत गलत है। 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति मतलब उदार व्यक्ति का बच्चा है, उदार व्यक्तित्व है उसका। यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। तो भावना संबंधी जो आदत होती है उस आदत में सहानुभूति दिखाता है कोई भी बच्चा। देखिए ये केवल एक्सपीरियंस है। पेडागॉजी के जितने क्वेश्चन हैं वो आपके जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा एकदम फैक्ट नहीं दिया जाता, यहाँ पे लॉजिक से काम चलाना है आपको। और लॉजिक भी कैसा, जो एकदम करीब करीब लगता हो। अब इसमें अगर अगला क्वेश्चन देखें, देखिए जीन पियाजे, फिर एक बार फिर कहीं पियाजे लेकर के आएगा, कहीं जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, आंख हाथ संबंधन। मतलब 4 से 8 माह का जो बच्चा होता है वो अपने आंख और नाक का संबंध सही से बैठाता है, सही स्थिति में। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसको पता होता है कि आंख या नाक क्या है, नहीं पता होता ना। तो 4 से 8 माह में आंख और हाथ का संबंधन, मतलब वो सही डायरेक्शन में देखता है, उसको सिखाया जाता है, खुद से वो करता है। हाथ से पकड़ना कैसे है कोई भी वस्तु, उस वस्तु को पकड़ करके आंखों से देखता है। खेलते हैं ना बच्चे खिलौने, तो आंख और हाथ का संबंधन कहाँ, 4 से 8 माह। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा, आप निम्नलिखित काट भी सकते हैं क्योंकि कौन सा कथन जॉन ड्यूबी इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चंस आप अलग से नोट करके रख सकते हैं कॉपी में। जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये कथन किसने दिया था? जॉन ड्यूबी ने। आप नॉनलीनियर क्वेश्चन के बाद ऐसा कर सकते हैं, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का। जीन पियाजे ने कहा 4 से 8 माह में आंख और हाथ का संबंध होता है। इसे आप नॉनलीनियर में ही लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए। अब इसने परिभाषा ही पूछ दिया है। सामाजीकरण क्या है? सामाजीकरण समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो हमारा समाज है वो समाज कैसा है? एक साथ है। समाज में अनुकूलन कैसा है? हर धर्म समुदाय, हर जाति के लोग, अलग अलग पेशे, अलग अलग व्यवसाय के लोग। तो समाजीकरण कब कहलाता है? अगर किसी भी कुनबे, बस्ती या शहर में 8 से लेकर के 800, 200 या 1000 या और बढ़े तो 10 लाख की आबादी है, तो वहां समाजीकरण कब कहलाएगा? जब हर धर्म, व्यवसाय, हर पेशे का आदमी एक साथ होगा। तो समाज के मानदंडों के साथ, मानदंड समाज के क्या है कि सभी को साथ लेकर के चलना है। यही होता है समाजीकरण। सीधी परिभाषा दे दी गई है, सीधी परिभाषा पूछी जाती है। देखिए एक बार फिर जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है रिपीटेड में। स्कीमा तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक संरचना है, जो सोचने समझने के साथ काम करती है, वो क्या है? स्कीमा। ठीक है, इसे आप नोट करिए। एक अगला क्वेश्चन है आपका, एक दिग्भ्रमित मतलब जो भटक गया हो का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। कैसे? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसकी कमियां नहीं गिनाएंगे क्लास में। अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते समय उसकी कमियां गिनाएंगे, क्या हो जाएगा? डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उसके जो नहीं भी करता है, जो उसके अंदर गुण है और वो उसका उपयोग नहीं करता। पढ़ने में सारे बच्चे जैसे होते हैं, कोई मन लगा के पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, लेकिन दिमाग सबका एक जैसा होता है। तो उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए हमेशा। तो ये क्या कहलाता है? दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन कैसे किया जाता है? उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इसके आगे आपका एक क्वेश्चन आता है, देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण। बच्चे जब 12 से 18 में किशोरावस्था में जाते हैं क्या करते हैं? मैं किसी की परवाह नहीं करता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। तो क्या करते हैं? उनका ही डिनायल होता है। वो बात नहीं मानना चाहते, वो घर की बात नहीं मानना चाहते, टीचर्स की नहीं मानना चाहते और अपने परिवार में किसी की नहीं। तो ये अस्वीकरण जो पैदा होता है, ये कब पैदा होता है? 12 से 18 सबसे ज्यादा किशोरावस्था में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के छात्रों, जो कमजोर नजर के छात्र हैं और ऊंचा सुनते हैं, उन्हें कहां बैठाना चाहिए? आगे की पंक्ति में। क्या होता है, कई छात्र ऐसे होते हैं जो पीछे बैठना पसंद करते हैं, लेकिन कभी उनकी नजर कमजोर होती है, उनको सुनाई कम देता है और इस वजह से क्या होता है, उनका होमवर्क छूट जाता है, वो पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। टीचर पढ़ा के जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता, तो उनको हमेशा कहां बैठाना चाहिए? आगे की पंक्ति में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। विभिन्नताओं मतलब अलग अलग सारी चीजें हो, विभिन्नता हो किसी भी चीज में। लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं। देखो लिंग भेद ये व्यक्तिगत विभिन्नता है,
ये हमने बनाई है। व्यक्तिगत विभिन्नता, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटीक्यू है, ये सारी भेद के अंदर आती है। शारीरिक संरचना, ये महिला है, ये पुरुष है। शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं, कौन टॉप करेगा कौन नहीं करेगा, जो टॉपर है उसका अलग क्षेत्र है, जो मीडियम है, एवरेज है बच्चा, उसका अलग क्षेत्र है, और जो पढ़ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता, मंद बुद्धि है, उसको हमने मानसिक योग्यताओं में अलग क्षेत्र बना के रखा है अपने समाज में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनको उनके ही समूह ने निकाल दिया हो, बच्चों की आपस में बनती भी नहीं है। अगर 10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिसमें बाकी के 7-8 बच्चे उनसे कोई भी व्यवहार नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यहाँ अध्यापक की बात हो रही है, सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा। हम समावेशी शिक्षा की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य शिक्षा देने की बात करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जो अपने समूह से वंचित घूम रहा हो या निकाल दिया गया हो, लेकिन एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वो सभी को साथ पढ़ाए, इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये सीधी परिभाषा लिख दी गई है यहाँ पर, परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण संरचनाएं प्राप्त करने की विधि है। व्यक्तित्व मापन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का उसका आचार विचार, उसके प्रयोग, ये मापने के लिए जो संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि। जैसे कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता है, डॉक्टर क्या करता है, पहले डॉक्टर उसके पुराने सर्टिफिकेट्स देखता है मेडिकल के कि पहले बीमारी थी या नहीं थी, फिर उसके अनुसार काम करता है। उसके दादा परदादा के टाइम पे वो बीमारी थी, अगर वो होगी तो जेनेटिक निकल के आती है। तो किसी भी व्यक्ति का जब इतिहास जाना जाता है कि पहले इसका व्यक्तिगत संबंध कैसा था लोगों के साथ, इसका व्यवहार कैसा था, ये पढ़ने में कैसा है, इसके विचार कैसे हैं, तो व्यक्तित्व मापन कैसे होता है, किसी भी व्यक्ति के इतिहास की विधि से। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया। स्प्रेंगर इंपॉर्टेंट है। जितने भी मनोवैज्ञानिक आपके क्वेश्चन में दिख रहे हैं, सारे मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का, तो किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया, स्प्रेंगर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अत्यधिक वाचाल। वाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला, अत्यधिक वाचाल। प्रसन्न चित्त मतलब खुश रहने वाला। उस ऐसे व्यक्ति तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सामाजिक प्रवृत्ति क्या होती है, जो लोगों से समाज में घुल मिल कर रह सके। जैसे हमारे सबसे अच्छा उदाहरण है नेता। हमारे नेता लोग क्या होते हैं, ज्यादा बोलते हैं, हमेशा खुश दिखाई देते हैं। सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, जब वोट मांगने का काम आता है तो सबसे पहले यही दिखाई देते हैं, सबसे मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी किसी वर्ग का व्यक्ति हो। तो धनी व्यक्ति, इन प्रवृत्तियों का मिला जुला धनी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, बहिर्मुखी, जिसमें सारी क्षमताएं हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिप्पोक्रेटस देखिए कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आता जरूर है। हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। कफ, पित्त पर आधारित। अब कफ और पित्त क्या होता है, ये हमारे शरीर की विधाएं हैं। कफ, पित्त, वात, जब ये शरीर में डिसबैलेंस होती है तो बीमारियां आती हैं। तो हिप्पोक्रेटस ने इस आधार पर किसी भी व्यक्ति का वर्गीकरण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्यक्तित्व का अंतर्मुखता, अंतर्मुखता मतलब अंदर, व्यक्तित्व जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो उसके अंदर की विचारों से उत्पन्न होता है, तथा बहिर्मुखता, कुछ विचार होते हैं जो अंदर होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, उन्हें कहेंगे अंतर्मुखता। और जो बाहर होते हैं जैसे हमारा हंसना, अब हमारे मन में क्या चल रहा है वो है अंतर्मुखता, और अगर हम हंस के बात कर रहे हैं वो क्या है, जो हमारी हंसी दिखाई दे रही है वो है बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया। युंग, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये भी। तो इस प्रकार आपको युंग का क्या मिला आपको कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण इन्होंने दिया, ठीक है। अब व्यक्तित्व की बात करें अगर, तो हमारे पास स्प्रेंगर और युंग ये दोनों आ जाते हैं जो व्यक्तित्व पर अलग अलग राय रखते हैं, पर एक हमारा और है वो है हिप्पोक्रेटस, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व पर आधारित मनोवैज्ञानिक है, इनके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक, निम्न काट दीजिए क्योंकि मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से श्रेणी अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। देखिए अभी युंग का इसके ऊपर ही पढ़ा ना, देखिए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये दोनों क्वेश्चन आपस में कोरिलेट करते हैं। जहां भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बात आए आप सीधे युंग पर टिक करेंगे एग्जाम में, युंग ने ही दिया है। और अंतर्मुखी बहिर्मुखी जहां बात आए, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन इनकी भाषा अलग है और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोगों ने लॉरेंस कोहलबर्ग को लगाया है जो कि ये बिल्कुल गलत है। युंग यहाँ भी है और यहाँ भी, ये दोनों क्वेश्चन कोरिलेट है, इसी को आप सही मानेंगे, ठीक है।